गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के 3 टॉपिक्स पे बात कर रहे थे और ये टॉपिक्स थे आपके प्रेशर बेल्ट, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्लैनेटरी इवेंट्स। प्रेशर बेल्ट और जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हम लोग बात करेंगे प्लैनेटरी इवेंट्स के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो विंड का पूरा मोशन है और जो सिस्टम है उसे अगर आपको समझना है तो इन तीनों टॉपिक्स को आपको एक साथ समझना होगा, तो इस पूरे सिस्टम को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्लैनेटरी इवेंट्स के साथ। जैसा कि आपको पता होगा हमारे अर्थ में 3 प्लैनेटरी विंड्स पाई जाती हैं और 3 जो प्लैनेटरी विंड्स हैं ये ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। तो ये जो तीनों विंड्स हैं ये क्या है? प्लैनेटरी विंड्स। सवाल ये है कि प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं? तो वो पवनें जो साल भर चलती रहती हैं सेम डायरेक्शन में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी पवनें जो स्थायी हैं और साल भर चलती हैं, उन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं? प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। इन्हें परमानेंट विंड्स भी कहा जाता है। हिंदी में इन्हें स्थायी पवनें या ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं तीनों विंड्स के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, और मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल कैसी प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, देन सब ट्रॉपिकल दोनों ही गोलार्धों में हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम है, एंड देन फाइनली आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आपका लो प्रेशर सिस्टम है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आपकी कैसी? हाई प्रेशर बेल्ट है। अब मैं अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर से हवाएं ऊपर उठती हैं और कहाँ गिरती हैं? सब ट्रॉपिक्स में नीचे गिरती हैं। तो इक्वेटर में लो प्रेशर बनता है और जब हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो वो हाई प्रेशर सिस्टम को बनाती हैं सब ट्रॉपिकल इलाके में। ये तो ऊपर हो गया। अब नीचे क्या होगा? आपको पता होगा कि हवाओं का जो नियम है वो क्या है कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जाती हैं। तो देखिए जमीन में क्या होगा कि हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जमीन पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट से किस तरफ चलेंगी? लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेंगी। तो ये जो हवाएं हैं ये, क्योंकि ये प्रेशर सिस्टम जो है वो साल भर बने रहते हैं, इसलिए ये जो हवाएं हैं ये हवाएं भी साल भर चलती हैं। ये तीनों हवाएं साल भर चलती हैं, इसीलिए ये जो विंड्स होती हैं क्या होती हैं? परमानेंट इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये पवनें साल भर चलती हैं। तो चलिए एक एक करके इन विंड्स को डिस्कस करते हैं। इन प्लैनेटरी विंड्स को पढ़ें इससे पहले हम ये समझते हैं कि विंड्स का नाम किस तरीके से रखा जाता है। ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। चलिए अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक विंड है जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए ओरिजिनेट हो रही है साउथ वेस्ट में और किस तरफ जा रही है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो याद रखिएगा हवाएं जहां से ओरिजिनेट होती हैं उसी डायरेक्शंस को हम लोग हमेशा यूज करते हैं विंड्स का नाम रखने के लिए। तो इस केस में जो हवा है ये साउथ वेस्ट में ओरिजिनेट हो रही है, तो इस हवा का हम नाम क्या रखेंगे? ये जो विंड है इसका नाम रखेंगे साउथ वेस्टर्न विंड्स। तो ये कौन से विंड होंगी? ये साउथ वेस्टर्न विंड्स, इन विंड्स को हम कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हवा ओरिजिनेट कहां से हो रही है? साउथ ईस्ट से हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हवा का हम क्या नाम रखेंगे? साउथ ईस्टर्न विंड्स इसको हम कहेंगे। ये एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें हवा देखिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चल रही है। यहाँ पे ओरिजिनेट जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट हो रही है, तो हवाओं का नाम क्या होगा? नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स। सिमिलरली हवा अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो हम विंड्स को क्या कहेंगे? सदर्न विंड्स कहेंगे। और अगर हवा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्दर्न विंड्स कहेंगे या नॉर्दर्न विंड्स कहेंगे। तो इस तरीके से हम हवाओं का क्या करते हैं? नाम रखते हैं। सिमिलरली अगर हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है तो उसे हम वेस्टर्न विंड्स कहेंगे, और हवा अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ईस्टर्न विंड्स कहेंगे। तो इस तरीके से हम विंड्स का नाम रखते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्लैनेटरी विंड्स के साथ। हमारी जो सबसे पहली प्लैनेटरी विंड्स है दैट इज ट्रेड विंड्स। ठीक है, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों के बारे में पहले भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। व्यापारिक पवनें जो हैं वो कहाँ से कहाँ चलती हैं? जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती हैं, दोनों ही गोलार्धों में। ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया था, ट्रेड विंड्स को ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने समय में नाविकों को इसकी डायरेक्शन पता थी कि किस डायरेक्शन में ये हवाएं चलती हैं, तो वो इन हवाओं की डायरेक्शन का इस्तेमाल किया करते थे व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। इसीलिए इन विंड्स का नाम क्या पड़ा? व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स इनका नाम पड़ा। अब अगर आप देखें तो ये जो विंड्स है ये कहां से कहां तक चल रही हैं? ये विंड्स 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में चलेंगी। यानी जो आपके दोनों प्रेशर बेल्ट्स हैं उन प्रेशर बेल्ट्स का जो बीच वाला इलाका है वो इन ट्रेड विंड्स का क्या होगा? एरिया होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में भी वो 30 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में आपके जो ट्रेड विंड्स हैं ये पाई जाती हैं। ये जो ट्रेड विंड्स हैं आपकी, ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनके बारे में इंटरेस्टिंग दूसरी बात ये है, विंड्स के बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी विंड्स हैं उन पे एक इफेक्ट पड़ता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव।
कोरियालिस प्रभाव क्या है? कोरियालिस प्रभाव जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने चलने वाली डायरेक्शन के राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने चलने वाली डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड क्या करती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो कोरियालिस फोर्स हमारा क्या कह रहा है? कोरियालिस फोर्स हमारा ये कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने चलने वाले दिशा के राइट हैंड साइड में क्या कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो देखिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो हवाएं कहाँ मुड़ जाएंगी? राइट साइड में क्या कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं क्या करती हैं, अपने चलने वाली दिशा के लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? कोरियालिस फोर्स कहते हैं। अगर हवाएं आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं तो हवाएं किस तरफ करेंगी? इस तरह से राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगी। यानी याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ विंड इंपॉर्टेंट है। विंड का डायरेक्शन जो भी होगा वो उस डायरेक्शन के राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा सदर्न हेमिस्फीयर। चलिए इसके साथ ही हम कोशिश करते हैं कोरियालिस फोर्स को समझने की। कोरियालिस फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आप एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ट्रांसफर करते हैं तो आपका जो कोरियालिस फोर्स है वो क्या होता है? अपीयर होता है। तो जो आपका जो अर्थ है वो क्या है? एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? ईस्टवर्ड रोटेशन कर रहा है। तो जो अर्थ है वो क्या है? एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप जो न्यूटन्स लॉ को आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका जो कोरियालिस फोर्स है वो क्या होगा? अपीयर होगा। कोरियालिस फोर्स के बारे में जब कोरियालिस साहब ने बात की तो वो वाटर व्हील्स के बारे में बात कर रहे थे। आगे चल के मैंने आपसे फेरल के बारे में डिस्कशन किया था, तो विलियम फेरल ने सबसे पहले कोरियालिस का जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किसमें किया? विंड के जो डिफ्लेक्शन है उसको समझाने के लिए उसे उन्होंने क्या किया? यूज किया। खासकर जो वेस्टर्ली और जो आपका फेरल सेल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस जो फोर्स है उसका इस्तेमाल किया था सबसे पहले। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपका इक्वेटर पे है, और ये जो ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं कि ये विंड ही है, और ये जो विंड है इस पे एक्चुअली दो तरह के जो फोर्सेज हैं वो काम करेंगे। एक तो फोर्स वो होगा जो खुद विंड का जो वेलोसिटी है वो, दूसरा फोर्स वो होगा जो अर्थ के रोटेशन की वजह से पैदा हो रहा है। अर्थ आपकी वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक है, अलोंग नॉर्थ साउथ एक्सिस। तो आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक इस विंड की खुद की वेलोसिटी है, और दूसरी वो वेलोसिटी है जो अर्थ के रोटेशन की वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है आपको पता होगा इक्वेटर पे लगभग ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है। तो ये जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है, यानी ये जो हवा आपकी अर्थ सरफेस पे है, ये भी क्या कर रही है? इसी स्पीड से जो है अर्थ के साथ क्या करेगी? वो रोटेट करेगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो आपकी इस साइड जो है वो काम कर रही है, ईस्टवर्ड काम कर रही है, और दूसरी जो वेलोसिटी है आपकी वो खुद की क्या है? विंड की मूवमेंट है, v2। अब होगा क्या कि जब हवा है इस पे ये दोनों फोर्सेस जब काम करेंगे तो हवा करेगी क्या कि इन दोनों फोर्सेस के जो मीन है उसे फॉलो करेगी, और इन दोनों फोर्सेस का मीन आपका क्या होगा? ये होगा। यही आप मीन जो है यही क्या है? आपका कोरियालिस इफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि हुआ क्या कि हवा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रही थी, तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गई? वो अपने चलने वाली दिशा के राइट साइड डिफ्लेक्ट कर गई। और यही जो राइट साइड डिफ्लेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसे हम क्या कहते हैं? कोरियालिस इफेक्ट कहते हैं। अब अगर आप देखें सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी आपकी क्या कर रही है? अर्थ जो है वो ईस्टवर्ड रोटेट कर रही है, और ये आपकी जो विंड है मान लेते हैं कि ये आपका विंड जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे भी क्या होगा? एक आपका ये V1 है और दूसरा आपका ये फोर्स क्या हो गया? V2 होगा। यहाँ पे भी विंड क्या करेगी? इसके मीन को फॉलो करेगी, और ये क्या होगा? मीन होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो अगर चलने वाली डायरेक्शन है तो हवा किस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई? उसके लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या है? कोरियालिस इफेक्ट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने चलने वाली डायरेक्शन के राइट हैंड साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने चलने वाली डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरियालिस फोर्स कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हालांकि काफी आसान है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको समझना जरूरी है। जैसे कि उन हवाओं का क्या होता है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हवा मूव कर रही है वो अर्थ के रोटेशन के या तो साथ मूव कर रही है या तो उसके अगेंस्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो उनमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उन विंड्स में भी क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। उसके अलावा आपको पता होगा जो कोरियालिस फोर्स आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे क्या होता है? 0 होता है। इसके साथ आपको समझना है कि जो रॉसबी नंबर्स वो क्या होते हैं, और आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग फिर से एक बार एड्रेस
डिस्कस कर लेंगे जब हम कोरेल्स फोर्स को दोबारा से पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। अब अगर आप देखें कि इन विंड्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपकी जो ट्रेड विंड्स अगर आप देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड कैसे किस डायरेक्शन में चलेंगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उनका डायरेक्शन होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर में जिसका डायरेक्शन हो गया क्या होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो ट्रेड विंड्स आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ट्रेड विंड्स का साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यहाँ समझ लेना बहुत ही जरूरी है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोरियलिस डिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में जो डिफ्लेक्शन होता है वो राइट साइड होता है, और इक्वेटर के साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कैसा होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो आपकी जो हवाएं हैं, आपका ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और बीच में आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। तो हवाएं कहां से कहां चलेंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेंगी। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रेशर बेल्ट है, ये जो प्रेशर बेल्ट है ये ओवरहेड सन पे डिपेंड करती है, ठीक है। आइडियली अगर जब आपका ओवरहेड सन जो है वो इक्वेटर पे होगा तो जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलेंगी, लेकिन जैसे ही जो आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है वो इक्वेटर से शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू ओवरहेड सन। जब सूरज जो है आपका वो इक्वेटर से कहाँ मूव कर रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है। तो जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा तो वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को भी अपने साथ लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखिए ये वो कंडीशन है जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर से शिफ्ट होकर ऊपर चला गया है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके आसपास आ गया है। इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वही आपका क्या है, आईटीसीज है। तो जैसे ही ओवरहेड सन इक्वेटर से नॉर्थ में जाएगा, आपका इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी ओवरहेड सन के साथ। अब देखिए ट्रेड विंड के साथ क्या होगा, ट्रेड विंड के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होगी, और वो होगा क्या कि जब तक ट्रेड विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेगी, तो जब तक वो इक्वेटर के साउथ में होंगी तो उनका जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो हवाएं अपने चलने वाली डायरेक्शन के कहाँ मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड। उनकी चलने वाली डायरेक्शन क्या है, ये है। तो हवाएं किस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही ये हवाएं ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी, वैसे ही डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा और अब हवाएं कहाँ डिफ्लेक्ट होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट से बदल के क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है, उनकी डायरेक्शन बदल जाती है और ये क्या डायरेक्शन हो जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है। और अगर कभी आपने मानसून पढ़ा हो और अगर आपको याद हो तो भारत में जो मानसून आता है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्टर्न मानसून कहते हैं। जो आता हुआ मानसून है, इनकमिंग मानसून है, उसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। जब मानसून पढ़ेंगे तो इसको हम फर्दर डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो ये हो गई आपकी ट्रेड विंड। अगली जो विंड्स हैं आपकी, दीज आर वेस्टर्लीज विंड, जिसे हम पछुआ पवने कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ, इनकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली वेस्ट से ईस्ट इनका वो डिफ्लेक्शन है। तो क्योंकि ईस्टवर्ड ट्रेंड इनका होता है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है लेकिन ट्रेंड क्या है, ईस्टवर्ड है। तो बहुत पहले से, पुराने समय से ही लोग इसके लिए वेस्टर्लीज या पछुआ जो टर्म है वो यूज करते रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। अब जैसे कि वेस्टर्लीज विंड आपको पता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहाँ चलती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। इनका जो लैटिट्यूड है वो आपका क्या होगा, 35 से 60 के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 35 से 60 के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में आइडियली जो ये विंड्स है ये पाई जाए। अब इनकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वो आपकी वेस्टर्लीज की पाई जाए। तो ये जो वेस्टर्लीज है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग विंड्स है। कैसे इंटरेस्टिंग है आप समझिए। ये आपका ये आपके वर्ल्ड का मैप है, और अगर आप ध्यान दें तो ये देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, वेस्टर्लीज का एरिया है। तो यहाँ पे वेस्टर्लीज जो है वो पाई जाती हैं। आपका जो अंटार्कटिका है वो और नीचे है और एक्सटेंडेड है, जहाँ पे पोलर विंड्स पाई जाती हैं। दूसरा आपका ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी जो वेस्टर्लीज हैं वो लगभग उनका इलाका जो है, ये उनका एरिया जो है वो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अब अगर आप ध्यान देखें तो एक बेसिक डिफरेंस है वेस्टर्लीज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। डिफरेंस ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं आप देखिए वो डोमिनेटिंग हैं, यानी ज्यादातर हिस्से में क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में आप क्या देखें तो कॉन्टिनेंट्स नेग्लिजिबल हैं, ज्यादातर हिस्सा किसका है, ओशन का है। तो इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो वेस्टर्लीज है और जो सदर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्लीज है इसके नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस क्या है
सबसे पहले समझते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखना है। पहली बात, जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं और कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं। जब हवा चलती है तो ये उसको रोकते हैं। खासकर माउंटेन्स का रोल तो आपको पता ही, हवा को रोकने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो इसकी वजह से जो हवाएं हैं, वेस्टर्लीज हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती, खासकर कॉन्टिनेंटल हिस्सों में, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और माउंटेन्स। दूसरा, आप लोगों को पता होगा कि आपके जो ओशंस हैं और जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी हीटिंग में डिफरेंस है। कॉन्टिनेंट्स जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, वहीं ओशंस देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। तो जो आपके ओशंस हैं वो देर से गर्म होंगे, देर से ठंडे होंगे, कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी ठंडे होंगे। इसकी वजह से होता क्या है कि कॉन्टिनेंट्स में टेम्परेचर का ड्यूनल वेरिएशन, जो डेली का वेरिएशन है, वो बहुत ज्यादा होता है। जो कानपुर है अपना, या जो लखनऊ है, वो दिन के समय जो टेम्परेचर है अभी गर्मियों में वो चला जाएगा आपका 40-45 डिग्री के आसपास, और रात को जो टेम्परेचर है वो 20-22 डिग्री सेल्सियस के पास आ जाएगा। तो जो डेली वेरिएशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और आपके जो खासकर जो दूसरे आपके डेजर्ट इलाके हैं, जैसे यहाँ पे गोबी डेजर्ट है आपका, गोबी डेजर्ट में होता ही है कि दिन में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस आराम से चला जाता है और रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उस वेरिएशन से होता क्या है कि दिन में कॉन्टिनेंट गर्म हो जाते हैं और रात में कॉन्टिनेंट क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वहीं ओशंस की अगर बात करें तो ओशंस में ऐसा नहीं होता। ओशन में टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि जब तक ओशन गर्म होता है तब तक सूरज डूब जाता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ता है। तो ओशन में अगर बहुत टेम्परेचर चल गया तो 22-23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। और जब रात होती है तो क्योंकि ठंडा होने में भी उसको टाइम लगता है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो 12-13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो जो वेरिएशन है वो क्या है, बहुत कम है। इसी वेरिएशन की वजह से आपका, अगर आपको पता हो कि दुनिया के वो इलाके जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पे टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होता। अगर आप मुंबई में कभी गए हो या अगर आपके कोई रिलेटिव हो, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि मुंबई में गर्मियों में अगर बहुत गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो 27-28-30 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, और अगर ठंडा बहुत होगा तो वो 15-16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी टेम्परेचर वेरिएशन गर्मियों और सर्दियों में ज्यादा नहीं है। यानी जो ये इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वो तो ना तो ज्यादा गर्म हो पाते हैं और ना ही क्या हो पाते हैं, ज्यादा ठंडे हो पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, गर्मियों में तापमान चला जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में टेम्परेचर -0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो आपका जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो विंड्स हैं जब वो चलना शुरू करती हैं तो वो दिन में वो बहुत गर्म हो जाता है, तो विंड की जो मोमेंटम है उस पर प्रभाव पड़ता है। रात में ठंडा हो जाता है तो विंड के मोमेंटम पे प्रभाव पड़ता है, यानी एक बार गर्म हो रहा है, एक बार ठंडा हो रहा है। तो जो विंड की स्पीड है उसकी वजह से क्या होती है, वो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से वो स्पीड चेक हो जाती है। वो ठीक वैसा ही है जैसे आप एक गाड़ी ले जा रहे हो और आपकी जो रोड है उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, तो आप स्पीड जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात एक बार दिन में गर्म हो जा रहा है, प्रेशर जो है वो हाई हो जा रहा है, या रात में प्रेशर कैसा हो जा रहा है, लो हो जा रहा है। तो इस वेरिएशन के कारण जो कॉन्टिनेंट है उनमें जो वेस्टर्लीज की स्पीड है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। ओशंस में जो उनकी स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब ये जो हवाएं हैं ये ओशन से आ रही होती हैं, तो जैसे ये हवाएं हैं ये ओशन से आ रही हैं तो ओशन से नमी इकट्ठा कर लेती हैं, और ये जो तटीय इलाके हैं इनसे टकराती हैं और यहाँ पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा यूरोप का जो ये वेस्टर्न मार्जिन है यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है। तो ये जो हवाएं हैं वेस्टर्लीज, वो अपने डायरेक्शन की वजह से ये क्या करती हैं, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में ये क्या कॉज करती हैं, रेनफॉल कॉज करती हैं। ठीक है, क्योंकि नमी लेके आ रही है, और फिर ये कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंच जाएंगी और कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे ही अपनी नमी को क्या कर देंगी, खो देंगी। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न मार्जिन है वो क्या करेंगे, रेनफॉल रिसीव करें। तो अब ये हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में जो आपकी वेस्टर्लीज हैं वो बहुत स्लो चलेंगी और उनकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। लेकिन वहीं जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो वहां पे जो वेस्टर्लीज की विंड होती है वो बहुत फास्ट होती है। फास्ट इसलिए होती है क्योंकि पहली बात, ओशन का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, तो हवाएं तेजी से आराम से उसके ऊपर चलती रहती है। दूसरा कि उनमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ड्यूनल वेरिएशन टेम्परेचर में ज्यादा नहीं, तो स्पीड जो है हवाओं की वो एक बार चलने के बाद वो लगातार स्पीड को गेन करती रहती है, उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से जैसे जैसे आप वेस्टर्लीज में आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ेंगे सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, तो लगातार जो आपकी जो विंड स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब आप 40 डिग्री के आसपास होते हैं तो विंड स्पीड इतनी होती है कि उसे हम रोरिंग 40s कहते हैं। जब वो 50s के आसपास पहुंचती है तो विंड स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे फ्यूरियस 50s कहा जाता है।
और जब ये विंड 60s के आसपास पहुंचती है तो बहुत फास्ट विंड्स होती हैं, जिसके कारण इसे स्क्रीमिंग 60s कहा जाता है। तो इस तरीके से वेस्टर्लीज को सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट लैटिट्यूड्स में डिफरेंट नाम से जानते हैं। यही वजह रही कि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो साउथ पोल है, आपका जो अंटार्कटिका है, उसको खोजने में और वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि पुराने समय में पाल वाली नौकाएं थी। तो उन नौकाओं से इस फास्ट विंड्स के साथ इस इलाके को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था। और क्योंकि विंड फास्ट होती है तो काफी ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं, तो उन लहरों से भी उन जहाजों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। इसी वजह से अगर आपको पता हो तो बहुत सारे जो जहाज हैं, वो जो ये इलाका है अफ्रीका के नीचे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, बहुत सारे जहाज यहाँ पे डूब गए। ये जो साउथ अमेरिका के नीचे का इलाका है, जिसे ड्रेक पैसेज कहा जाता है, ड्रेक पैसेज में भी बहुत सारे जो जहाज हैं वो डूबे हैं। और सिमिलरली ये तस्मानिया सी के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यहाँ पे भी ये सेम फेनोमेना होता है। तो यहाँ से इन इलाकों को क्रॉस करना क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इस तरीके से जो आपका जो वेस्टर्लीज है, उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है सदर्न हेमिस्फीयर में कंपैरेटिव टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हमारे ओशंस पे होंगी तो सर्टेनली उनकी स्पीड बढ़ेगी, और जब वो कॉन्टिनेंट्स पे होंगी तो उनकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रैंडम है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वो कंटिन्यूअस है और बहुत तेजी से जो हवाएं हैं ये चलती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोलर विंड्स के बारे में। पोलर विंड्स जो है आपकी वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, दोनों ही गोलार्धों में। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और सब पोलर क्या है, लो प्रेशर बेल्ट सिस्टम है। तो ये जो हवाएं हैं वो 85 डिग्री नॉर्थ से लेकर लगभग 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में उत्तरी गोलार्ध में, और 85 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ तक दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। इनकी अगर डायरेक्शन देखें तो आप डायरेक्शन पर ध्यान दें तो ये जो डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ ईस्ट होती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो आपकी ध्रुवीय पवनें हैं, पोलर विंड्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आ रही है तो तापमान वहां पे क्या होता है, बहुत कम होता है। इन इलाकों का, इन हवाओं का तापमान अक्सर सामान्यतः 30 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास पहुंच जाता है। तो दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स, बहुत ही ठंडी विंड है। साथ में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो बर्फ पाई जाती है वो वैसी बर्फ नहीं है जैसी बर्फ यहाँ पे आपको हिमालय में मिलती है। वो बहुत ही फाइन आइस होती है, बहुत ही बारीक होती है, रेत की तरह होती है, ठीक है। क्योंकि जो आइस के पार्टिकल हैं, पानी जो है टेम्परेचर इतना कम होता है कि जो पानी की जो बूंदें हैं वो अपनी जगह पे ही क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो बहुत छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स जो हैं आइस के, वो पाए जाते हैं। तो जब ये विंड चलती हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में तैरने से लगते हैं, और जो विजिबिलिटी होती है, दृश्यता जो होती है, उसे बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। तो आपके जो पोलर विंड्स हैं वो अक्सर विजिबिलिटी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कम करते हैं। जब आप लोकल विंड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारी लोकल कोल्ड विंड्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो पोलर विंड्स हैं ये क्या करती है, विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देती है। उसके अलावा पोलर विंड्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो दुनिया में 2 जगह ऐसी है जहां पे आपके जो डायरेक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काम नहीं करते हैं। और वो जगह कौन सी है, वो जगह है आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं, आप इमेजिन करिए कि अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो बेसिकली सिर्फ एक डायरेक्शन रह जाती है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ होती है। अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं और किसी डायरेक्शन में भी आग बढ़े, चाहे आप आगे बढ़े, पीछे जाए, राइट जाए या लेफ्ट जाए, आप हमेशा किस डायरेक्शन में मुड़ते हैं, साउथ के डायरेक्शन में मुड़ते हैं। यानी अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं, ऊपर खड़े हैं उसके, तो आपके पास केवल एक डायरेक्शन है, और वो क्या है, साउथ डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर आप साउथ पोल पे हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेंगे, आपके पास केवल एक डायरेक्शन है, और वो क्या है, नॉर्दर्न डायरेक्शन है। तो अक्सर इस वजह से आपको कई किताबों में मिल जाएगा कि ये जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन वो नहीं मिलेगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अक्सर वो कहते हैं कि जो विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो नॉर्दर्न विंड्स होंगी, क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, तो उनसे क्या कहेंगे, सदर्न विंड्स कहेंगे। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना मैंने जरूरी समझा। इस तरीके से ये जो पोलर विंड्स हैं वो इस इलाके में पाई जाती है। तो चलिए, ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का जो 3 टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। आज हमने ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स के बारे में पढ़ा। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।